कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय मृदा की विशेषताएं एवं उनकी समस्याएं क्या-क्या हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने पढ़ा है भारत में प्रमुख मृदा समूह कौन-कौन से, उनकी विशेषताएं क्या, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मृदा की विशेषता क्या है। तो सारी मृदाओं के बारे में अलग-अलग तो विशेषता हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज हम लोग सारी मृदाओं को अगर समग्रता के रूप में देखा जाए तो इनकी विशेषता क्या है और भारतीय मृदा की समस्या क्या है, इसको भी देखेंगे। तो समस्या में एक कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं इंडियन सॉइल्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद एक चैप्टर और है, जिसमें हम लोग मृदा अपरदन के बारे में डिस्कस करेंगे और मृदा संरक्षण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अलग चैप्टर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय मृदा की प्रमुख विशेषता और प्रमुख समस्याएँ कौन-कौन सी हैं। तो देखिए, जो विशेषता के रूप में देखा जाए तो देखिए, जो भारत की मृदा है वो क्या है, प्राचीन मृदा है। प्राचीन मृदा है एवं परिपक्व है। अगर जलोढ़ मृदा को छोड़ दिया जाए तो अभी क्या है, परिपक्व नहीं है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा क्या है, अक्षेत्रीय है। अक्षेत्रीय और क्षेत्रीय मृदाएं होती हैं। क्षेत्रीय मृदाएं वो मृदाएं होती हैं जो वहां के पेरेंटल रॉक से ही डेवलप होती हैं या आधार सेल से ही निर्मित होती हैं। जैसे काली मृदा है, लाल एवं पीली मृदा है, लेटराइट मृदा है, ये वहीं पर विकसित हुई हैं और वहीं पर हैं, वहीं के पदार्थों से। लेकिन जलोढ़ मृदा में हमने देखा कि हिमालय से नदियां क्या करती हैं, अवसाद को लाकर ये निचले भागों में निक्षेपित कर दी। प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली जैसे केन है, बेतवा है, चंबल है, सोन है, ये नदियां क्या हुई, प्रायद्वीपीय भारत से मटेरियल लेके यहाँ अवसादों को निक्षेपित कर दी। तो जो जलोढ़ मृदा है वो अक्षेत्रीय है और अपरिपक्व है। बाकी मृदाएं क्या है, क्षेत्रीय हैं। उसमें से काली मृदा परिपक्व है, लाल एवं पीली मृदा परिपक्व है। ठीक है। तो समानता देखा जाए कि प्राचीन भारत, जो भारत की मृदाएं हैं ये प्राचीन है, मतलब इनका निर्माण लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है और ये परिपक्व है। ठीक है। और इसमें परिपक्व मृदा है कि नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि मृदा में सॉइल प्रोफाइल का, ये जो सॉइल प्रोफाइल है हम लोग देख रहे हैं मृदा परिच्छेदिका, इसका सही से विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग सैंडविच खरीदते हैं, तो सैंडविच में क्या होती है, लेयरिंग होती है, ब्रेड की लेयर है या चीज स्लाइस है या जो भी हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स हैं या कॉर्न है, कुछ भी डाल दिया गया है। तो सैंडविच अच्छी कब मानी जाएगी, जिसमें सारी लेयर क्या हो, बहुत आइडियल तरीके से दिख रही हो, सारी लेयर अच्छी तरीके से दिख रही हो, उसको क्या मानेंगे, बहुत अच्छी सैंडविच है। और कोई किया कि उठा के ऐसे डाल के डब्बा बना के दे दिया सैंडविच आप खाओ, तो उस सैंडविच को देख के लगेगा कि इसमें तो सही से बना ही नहीं है, इसमें तो कोई चीज सही से डली ही नहीं है, लेयरिंग है ही नहीं। तो मृदा जो होती है, जिसमें सारी मृदा की जो ये परिच्छेदिकाएं हैं, ठीक है, जो लेयरिंग है, ये सबसे अच्छी तरीके से डेवलप है, उसी को क्या कहेंगे, परिपक्व मृदा कहेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये देखा गया है कि भारत की अधिकतर मृदाओं में क्या है, मृदा परिच्छेदिका का अच्छी तरह से विकास हुआ है। सामान्यतः भारत की मृदा क्या है, बहुत उपजाऊ है। जैसे जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ है, काली मृदा बहुत उपजाऊ है, थोड़ा कम मात्रा में लाल एवं पीली मृदा भी उपजाऊ है। तो भारत की जो अधिकांश क्षेत्रों में विस्तृत मृदाएं हैं, जैसे भारत की कुल भूगर्भिक क्षेत्रफल के लगभग आधे प्रतिशत भाग पे तो जलोढ़ मृदा ही है और बहुत उपजाऊ है। फिर लगभग 5 लाख, 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या काली मृदा है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में तो जलोढ़ और काली मृदा ही फैली हुई है। तो ये मृदा क्या है, बहुत ज्यादा मतलब उपजाऊ है। फिर क्या है, भारत की मृदाओं में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। यही कारण है कि भारत नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों उर्वरक के रूप में, जैसे बोलते हैं ना कि यूरिया, डाई और पोटास हम लोग डालते हैं खेतों में, क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कम करता है यूरिया जो है, फास्फोरस की क्या है, डाई, डीएपी जिसको बोलते हैं, और पोटास क्या है, पोटास की मात्रा को कम करता है। तो इन तीनों तत्वों की क्या अलग अलग रोल होता है प्लांट में। तो इन तीनों तत्वों की समानता कमी है, लेकिन किसी न किसी मृदा में थोड़ी बहुत मात्रा में ये प्राप्त होते रहते हैं। जलोढ़ मृदा में ऊंचा भूजल स्तर पाया जाता है, यानी कि वाटर लेवल क्या है, बहुत अधिक है। तो जलोढ़ मृदा क्या है, उसमें सॉइल सोल्यूशन या मृदा घोल की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। तो जानते हैं कि मृदा घोल अगर है तो उसमें पादपों के उत्पन्न होने की प्रवृत्ति सबसे अच्छी रहेगी। ठीक है। अब देखिए, जो भारत की जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे परिवहन साधनों का बहुत अच्छी तरीके से विकास हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, जैसे ये देखेंगे पूरा क्षेत्र है, यहाँ की संरचना क्या है, समतल संरचना है। तो यहाँ पे या तो सड़कों का निर्माण करना बहुत अच्छा है या रेलों का निर्माण करना बहुत अच्छा है। और साथ में जो यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो भी क्या है,
समतली समतल संरचना से होकर प्रभावित हो रही हैं, तो उनमें छोटी बहुत नावें भी चलाई जाती हैं। तो ठीक है, तो ये जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है, ये क्या है, परिवहन साधनों के लिए बहुत आइडियल है। साथ में जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, जो ये पूर्वी तटीय मैदानी भाग है जलोढ़ मृदा वाला, यहाँ पे भी क्या है, बहुत अधिक परिवहन साधनों का विकास किया गया है जलोढ़ मृदा में क्षेत्रों में भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सड़कों का अच्छा खासा जाल है, साथ में यहाँ पे रेलों का भी है और यहाँ पे जल मार्गों का भी विकास हुआ है। जबकि जो ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे पर्वतीय मृदा का क्षेत्र हो गया, तो इनमें क्या हुआ, उतना ज्यादा परिवहन साधनों का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, फिर ये देखेंगे कि जो काली मृदा का क्षेत्र है, लाल पीली मृदा का क्षेत्र है, यहाँ पे भी क्या है, अच्छी खासी मात्रा में परिवहन साधनों का विकास देखा गया है। फिर ठीक है कि भारतीय मृदा में जल धारण क्षमता बहुत अधिक है। ये मृदा जल धारण क्षमता, इनकी दक्षता इनकी बहुत अधिक है। मतलब ये अपने साथ जल की मात्रा को अच्छी खासी मात्रा में, संख्या में या मात्रा में बना के रखते हैं। तो उसमें जलोढ़ मृदा और काली मृदा, इन दोनों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अपने साथ में ये जल धारण क्षमता बहुत अधिक रखती है। ठीक है, भारतीय मृदा जो है, ये वनों के लिए बहुत अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है और अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो विभिन्न प्रकार के वनों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, जो सदाबहार वन से लेके पर्णपाती भी वन है और साथ में कटीली झाड़ियों या नागफनी वाले क्षेत्र भी हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र का घना जाल पाया जाता है। अपवाह तंत्र का घना जाल का मतलब होता है अपवाह तंत्र कि जैसे एक नदी है, ऐसे ही मुख्य नदी है, फिर इसकी सहायक नदियां हैं, इस तरह से, तो ये क्या करती है, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो अपवाह तंत्र का घना जाल है। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर मैप में देखेंगे, तो जो भारत में नदियां हैं, देखेंगे कि आप अगर नदियों का मैप देखेंगे एटलस में, तो देखेंगे कि बिल्कुल लगेगा कि ये सांप की तरह से ऐसे 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 ऐसे, जैसे हमारे शरीर में नसें हैं, वैसे देखेंगे कि ये नसों की भांति ऐसे ऐसे फैली हुई हैं। तो भारत में क्या है, नदियों की संख्या बहुत अधिक है और खास करके मृदा वाले क्षेत्रों में क्या है, नदियां बहुत अधिक हैं, तो अपवाह तंत्र बहुत अधिक विकसित है। देखिए, भारत में जो मृदा है, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर खादानों का बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो भारत के कृषि में क्या है, खादानों की प्रधानता है, तो इसलिए इसको अन्न भंडार भी कहा जाता है। जो भारत की मृदा है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, यहाँ पे खादानों की बहुत, गेहूं चावल मक्का, इसकी बहुत खेती की जाती है, तो इसलिए अन्न का भंडार भी इनको कहा जाता है। फिर देखेंगे कि प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों का पालना है। मतलब जो भी संस्कृतियां पनपी हैं, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता रही हो या आर्य सभ्यता रही, वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक, ये सब यहाँ पे पनपी हैं। तो क्यों पनपी हैं? क्योंकि यहाँ की मृदा बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, और वो मृदा क्या थी कि जल धारण क्षमता भी बहुत अधिक थी, जल का प्रवाह भी अच्छे तरीके से था, नदियों का घना जाल पाया जाता है, तो उस कारण से ये मृदा क्या है, बहुत अधिक उपजाऊ या संस्कृतियों का पालना रही है, उपजाऊ रही है, इसलिए संस्कृतियां यहाँ पर विकसित होती रही है। तो ये भारतीय मृदा की सामान्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत की मृदाओं की समस्या क्या है या इनकी समस्या क्या है। तो देखिए, अपने आप में एक चैप्टर है मृदा अपरदन, तो इसको आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के प्रकार क्या हैं, और मृदा अपरदन रोकने के क्या उपाय हैं, और मृदा संरक्षण क्या है, ये अलग टॉपिक ही है। तो देखिए, मृदा अपरदन बहुत ज्यादा एक समस्या है। और अगर देखा जाए कि भारत में मृदा अपरदन के क्षेत्रों को देखा जाए, तो देखिए, मृदा अपरदन का जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से, एक तो ये शिवालिक जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मृदा अपरदन है शिवालिक क्षेत्र में। दूसरा, ये जो बुंदेलखंड का चंबल का जो क्षेत्र है, चंबलनाथ घाटी मालवा का पठार, ये मृदा अपरदन से बहुत प्रभावित है। साथ में ये जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, ये बहुत अधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है। साथ में राजस्थान का क्षेत्र है, ये बहुत मृदा अपरदन से प्रभावित है। तो जब हम मृदा अपरदन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो गई मृदा अपरदन। दूसरा है जल जमाव, कि देखेंगे कि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो नहरों के किनारे जो क्षेत्र हैं, वो जल जमाव से प्रभावित है, वाटर लॉगिंग है। क्यों? नहर से पानी रिस रिस के खेतों में जमा हो जा रहा है, या हम लोग देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, ट्यूबवेल है, नलकूप है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से राज्यों ने क्या किया है कि बिजली बिल को माफ कर दिया, या बहुत कम संख्या में है, तो हम लोग थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं। भू जल स्तर अधिक है, तो हम लोग ट्यूबवेल में लबालब पानी भर देते हैं, चाहे उतनी फसल की जरूरत हो या ना हो, हम लोग पानी भर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मृदा में हमेशा जल जमाव, वाटर लॉगिंग की समस्या बनी रहती है। तो इससे मृदा क्या हो जाती है, धीरे धीरे पीट या दलदली मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, या मृदा अम्लीय क्षारी लवणी हो जाती है। अब भारत में मृदा क्या है, अधिकांश क्षेत्रों में या तो अम्लीय होती जा रही है, लवणी होती जा रही है, या क्षारी होती जा रही है। और इस तरह की समस्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रही है, कि मृदा क्या होती जा रही है, अम्लीय होती जा रही है, क्षारी होती जा रही है, लवणी होती जा रही है।
तो हम लोगों ने इसके बारे में जब पढ़ा था मृदा निर्माण और उसके गुण, तो उसमें देखा था इसको हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए एक तो कर कर दे रहे हैं कि इतना ज्यादा हम लोग मृदा से उत्पादन ले रहे हैं कि मृदा की उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। भाई एक आइडियल कंडीशन होती है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे बोलने की कैपेसिटी दिन भर में 8 घंटे की है, अगर मुझसे कोई 12 घंटा दिन भर में बोलने को लिखा है, तो मेरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन करेगी या घटने लगेगी क्षमता मेरी, दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे ही मृदा में उत्पादन क्षमता है, उससे ज्यादा उत्पादन लेंगे जो उसकी कैपेसिटी है, तो मृदा की उर्वरता गुणवत्ता क्या होगी या उर्वरता क्या होगी, घटने लगेगी। हम लोगों ने क्या बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना शुरू कर दिया है। इसके कारण क्या हुआ है कि मृदा की उर्वरता या मृदा का गुण जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा है। तो एक तो ये है कि हमें रासायनिक उर्वरकों या खादों का प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए, जैविक कृषि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मृदा क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन होने लगा है, ये मृदा की गुणवत्ता दुष्प्रभावित होने लगी है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब क्या हो गया है, बंजर भूमि की समस्या, मतलब ज्यादातर इतना ज्यादा फसलें लेने लगे हैं और अब वैज्ञानिक कृषि करने लगे हैं कि भूमि क्या होने लगी है धीरे धीरे बंजर, या वो एक बंजर भूमि का मतलब है कि जो भूमि अपनी उर्वरता पूरी तरह से खो चुकी हो। तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, एक फसली कृषि पद्धति कि हर साल उस मृदा उस भूमि पर या उस खेत पर हम लोग एक ही फसल उगाते हैं, क्रॉप रोटेशन नहीं करते हैं, या हम मृदा को प्रति परती नहीं छोड़ते हैं, हर साल कृषि लेते हैं और तीनों फसलों लेते हैं, मतलब रबी भी बो दिए, जायद भी बो दिए और खरीफ की फसल भी ले लिए। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या हुई है मरुस्थलीकरण। ये मरुस्थलीकरण क्या है कि देखिए, ये जो थार का क्षेत्र है, थार का रेगिस्तान क्षेत्र है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि ये रेगिस्तान क्षेत्र, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है। तो धीरे धीरे क्या हो गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी को हम लोगों ने बहुत ज्यादा माइनिंग कर डाली है और यहाँ की वनस्पतियों को काट डाला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब एक सर्वे कराया था, तो उस निर्देश में हुआ था, तो पता चला कि अरावली पर्वत का लगभग 20 से 30% भाग माइनिंग की भेंट चढ़ गया है और यहाँ की वनस्पतियां काट डाली गई हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इधर से चलने वाली हवाएं जब ये आती हैं, तो अरावली पर्वत को क्रॉस करके इधर के क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं। तो ये क्या करती हैं, अपने साथ थार के रेगिस्तान का जो रेत है वो उड़ा कर लाती हैं और यहाँ डिपोज करती हैं, इसको डिपोजिट कर देती हैं। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। दूसरा कि हम लोग की जो वैज्ञानिक कृषि पद्धति है, उसके कारण क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है या जो आगरा वाला क्षेत्र है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकृत होता जा रहा है। फिर हरियाणा का जो भाग है ये भी मरुस्थलीकृत होता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भारतीय मृदा मरुस्थलीकरण से प्रभावित होती जा रही है। ठीक है, और अगला जो है, मानव द्वारा भूमि का अत्यधिक शोषण। अब ये अत्यधिक शोषण हर तरह से किया जा रहा है, कृषि कार्य बहुत अधिक किया जा रहा है। फिर जो कृषि योग्य भूमि है उस पर हम लोगों ने घर बना दिया, ह्यूमन सेटलमेंट बना दिया, फैक्ट्रियां लगा दी, परिवहन के मार्गों का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, मानव द्वारा अत्यधिक शोषण किया जा रहा है मृदा का। ठीक है, फिर क्या हो गया, मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण भी कई तरीके से होता है, जैसे हम लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन कर दिया, या हमारे उद्योगों से निकले हुए जो वेस्ट वो जल है, ठीक है, जो प्रदूषित जल है उसको हम लोगों ने वहां पर डिस्चार्ज कर दिया या उसको हम लोगों ने फैला दिया। तो इस तरह से मृदा क्या होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है। ठीक है, अवांछनीय तत्व तो मृदा में मिलते जा रहे हैं, इसलिए मृदा की गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो रही है। फिर क्या हो रहा है, कृषि भूमि का अतिक्रमण कर दे रहे हैं हम लोग, कृषि भूमि पे ही जो अभी बताया मैं आपको कि अत्यधिक शोषण भी कर रहे हैं और अतिक्रमण भी कर दे रहे हैं, नगरों का बसाव कर दे रहे हैं, वहां पे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उद्योग लगा दे रहे हैं या परिवहन मार्गों का निर्माण कर दे रहे हैं। तो इससे भूमि का अत्यधिक अतिक्रमण भी, ये भी समस्या है। अब मृदा में क्या हो रहा है कि हमेशा बाढ़, सूखा व लू से ये दुष्प्रभावित होती रहती है। तो आप जानते होंगे कि लू क्या होती है, ग्रीष्म काल में एक तप्त या हीट वेव के रूप में चलती है। तो इससे मृदा की गुणवत्ता क्या होती है, प्रभावित होती है। सॉइल सोल्यूशन की मात्रा घटती है और मृदा में जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। बाढ़ की बारंबारता भी क्या करती है, मृदा की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करती है। हालांकि बाढ़ के साथ बहुत से पोषक तत्व आते हैं, लेकिन वहां की फसलें क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। सूखा से भी मृदा की गुणवत्ता क्या होती है, प्रभावित हो रही है। और इस समय क्या क्लाइमेटिक चेंज का दौर चल रहा है, जलवायु परिवर्तन की समस्या बहुत बड़ी है, तो इसके कारण सूखा और बाढ़ की समस्याएं क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही हैं। भौम जल स्तर प्रदूषित हो रहा है और भौम जल स्तर क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है। भौम जल स्तर क्या हो रहा है, जैसे आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, हम अत्यधिक भूमि की भौम जल स्तर का शोषण कर रहे हैं, तो इसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर क्या हो रहा है, नगरों, कारखानों व अन्य निर्माण कार्यों के लिए भूमि का अतिक्रमण कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा की। तो हमारी मृदा की समस्या बहुत अधिक है। ठीक है,
अब इन समस्याओं के समाधान की चर्चा जब हम मृदा संरक्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग का जो अगला चैप्टर होगा वो मृदा अपरदन होगा, और मृदा अपरदन को बहुत डिटेल में हम लोग सर पढ़ेंगे, फिर साथ में मृदा संरक्षण के उपाय भी पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।